गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट साइंस है हमारा चैप्टर 16 जिसका नाम था प्रकाश, जिसका पार्ट 1 हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आगे का चैप्टर। आपको ध्यान होगा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता होगा। आप देखते हो कई बार अपने फेस को आपका इधर की साइड का हिस्सा इधर नजर आ रहा है, ऐसा होता ही है इसमें। तो देखिए हमें स्टडी करनी है 16.3 पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या होते हैं। एक्टिविटी 16.4 में देखेंगे आप। कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों को रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती हैं। जब सभी समांतर विकिरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तो ये ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र 16.8 में परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं? तो आइए स्टडी करते हैं। 16.4 में आप पढ़ेंगे क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। ध्यान कीजिए कि पिछली बार जब किसी विशेष प्रसाधक के यहाँ गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के बाद उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते हैं? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। 16.5 बहु प्रतिबिंब। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? अब इसके लिए आप दो समतल दर्पण लीजिएगा। उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखें कि इनके किनारे आपस में मिले रहें, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिएगा। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री, 120 और 180 डिग्री आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को आपको साथ साथ नोट भी करना है। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़ा कीजिए। देखिए मोमबत्ती में के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं?
एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न वाली के लिए बनाया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा बहुमूर्तिदर्शी। अब एक्टिविटी 6.6 में देखेंगे, कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टे लीजिए। इन्हें चित्र की सहायता से चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। अब सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसे डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। अब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप को एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौनों की आकर्षक बनाने के लिए इस पे ध्यान दिया होगा। 16.6 में सूर्य का प्रकाश किधर से आ रहा है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। हमारे नेत्रों की संरक्षकता क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारे जो नेत्र हैं उनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो देखिए, हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। अब जो आंख है हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक होते हैं, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद दिखाई देता है। यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। ये पार्ट हमारा है, ये कहलाता है क्या? कार्निया। ये हमें ध्यान भी रखना है। या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। जैसे कि आप चित्र 16.14 में देख सकते हैं, कार्निया के पीछे हम गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं, और परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। यह हमारे मानव नेत्र का जो चित्र दिया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में ये डायग्राम तैयार करना है और इसकी लेवल भी डालनी है। ध्यान रखें, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्टिविटी 16.8, अपने मित्र की आंख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए, एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन कीजिएगा। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है जो केंद्र पर मोटा होता है।
आप लास्ट क्लास में स्टडी करते हैं कि लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, रेटिना। अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को द्रव तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और दूसरी होती है शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। द्रव तंत्रिकाओं का तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित भी किया जा सकता है। अब रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। यह लगभग समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1 से 16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र के भांति चलती फिरती महसूस होगी। अब एक्टिविटी 16.10 में देखेंगे आप 6 to 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ता एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। चित्र 16.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन दोनों छिद्रों को एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक ओर पिंजरा तथा दूसरी ओर पक्षी बनाइए या इनके चित्र चिपकाइए। मरोड़कर उसमें एटम डालिए। अब धागे के अब देखिए इसमें क्या करेंगे ताकि धागे की एटम खुले व गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? हम जो चलचित्र देखते हैं वे वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पा सकते हैं परंतु कुछ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रही वस्तुओं को देख पाते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा सकता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो जाता है। सुना होगा आपने मोतियाबिंद का नाम किसी भी घर में बड़े को। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप भी ले लेती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 16.8 नेत्रों की देखभाल यानी कि आंखों की केयर कैसे की जाए। अब ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नेत्रों की उचित समय पर देखभाल करें। अब किस प्रकार करनी है? यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त मात्रा से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक अब अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द भी हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है हमारा। अब आप जानते होंगे जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तो इसके बारे में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, केवल हमें इस चित्र को अच्छे समझना। तितली के नेत्र, अब तितली के नेत्र कहाँ है हमारे? तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं।
अब देखिए, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी आंखों की केयर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी भी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पढ़ते समय दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िएगा। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर तक ले जाकर मत पढ़िएगा। लास्ट आपने क्लास में पढ़ा था कि संतुलित आहार के बारे में। हमारी आंखों की केयर के लिए हमारी प्रॉपर डाइट भी बहुत जरूरी है। तो भोजन में विटामिन ए का अभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेत्रों के लिए नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर है, फूल गोभी, हरी गोभी, जैसे पालक, कॉड लिवर। तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 16.9, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिखकर कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को रोकने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 16.10, बेल पद्धति क्या है। बेल पद्धति का बहुत अच्छे से हमें स्टडी करनी है और समझना है इसको। अब देखिए, इसमें क्या है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। अब ब्रेल क्या है हमारा, इसके बारे में वर्तमान पद्धति। अब ये हमारे जो चित्र दिए, लुई ब्रेल का चित्र है। अब लुई ब्रेल क्या करते हैं, देखो, लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की थी। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। तो वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, जिसके लिए हमारी होती है। अब चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों तथा अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। अब सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठ द्वारा हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन भी किए हैं। जन्म से पूर्णतया चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में अपनी संगीत प्रभाकार की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी विशेषता को दर्शाया था। इसी तरह से अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वे एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 16 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को सुंदर राइटिंग में अपना वर्क करना है। जो आपको नेत्र का डायग्राम बोला है वो सबको विद लेबलिंग अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। तब तक आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, बुक से रीड कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।